जरा सोच के देखिए, आपको आखिरी बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से में या हर्ट कब फील हुआ था। बहुत लाइकली है कि आप अभी एक कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं जो सही से नहीं गया। हो सकता है वो आपके ऑफिस के कोवर्कर के साथ हो, आपके माता पिता के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, या आपके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के साथ हो। हमें से कई लोगों के लिए हमारी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कतें उन्हीं मोमेंट्स में होती हैं जब दूसरे लोग इंपॉर्टेंट बातों पर हमसे अग्री नहीं करते। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। और बेटा, आजाद के लिए रेडी हो कि नहीं? हाँ पापा, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हम काफी लंबे समय से स्टे ओवर का प्लान कर रहे थे। आज मेरे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं रात को, पर आज रात तो हम अपने लॉन्ग पेंडिंग फैमिली डिनर के लिए जाने वाले थे। पर मैंने तो आपको ये स्टे ओवर के प्लान के बारे में एक वीक पहले ही बता दिया था। नहीं, मुझे मत सिखाओ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि तुम अपने दोस्तों के पास अगले वीकेंड जाने वाले थे। नहीं पापा, मैंने आपको स्पेसिफिकली इस वीक के प्लान के बारे में बताया था। आप चीजें लिख के क्यों नहीं रखते हो? हर बार आप ये क्यों करते हो? क्या ये तरीका अपने बात से बात करने का? यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कैजुअल यानी आम से क्रूशियल यानी गंभीर सी हो गई है। पर हम इसे गंभीर क्यों कह रहे हैं? कृष्ण क्लियरली अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर लगता है उसके पापा ये बात भूल गए। अब उनका ईगो उनको अपनी गलती मानने नहीं दे रहा और अब वो डिसरेस्पेक्टेड फील कर रहे हैं। अब ये बाप बेटे कैसे इस कॉन्वर्सेशन को मैनेज करते हैं, उसका एक गहरा असर होगा उनका रिलेशनशिप पर और उनके बीच के ट्रस्ट पर। अब जब हमने कॉन्वर्सेशन को गलत मोड़ लेते हुए देख लिया है, पहले 2 कदम पीछे लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सिचुएशंस में इतना हकते क्यों हैं। सदियों से हम जब भी खुद को किसी टेंस सिचुएशन में पाते हैं, हम या तो अपनी हाथों का इस्तेमाल करते हैं लड़ने के लिए या तो अपने पैरों का भागने के लिए। साइंटिफिकली इन सिचुएशंस में खून हमारे दिमाग से दूर हमारे हाथों और पैरों की तरफ जाता है, इसलिए हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। साथ ही हम में से कई लोगों ने बड़े होते हुए हमारे आसपास ऐसे कॉन्वर्सेशंस को हमेशा खराब ही जाते हुए देखा है, इसलिए हमें पता ही नहीं कि इन सिचुएशंस को सही से हैंडल भी कैसे करना है। हम यूजुअली इन सिचुएशंस में फूल्स चॉइस ले लेते हैं, जहां हमें लगता है कि हमें सच बोलने और रिलेशनशिप बचाने के बीच में चूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में ये कैसा दिखता है। यहाँ कृष्ण के पापा को लग रहा है कि उनके पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो वो कृष्ण पर अपना गुस्सा निकाल दें या तो वो अपनी फीलिंग्स दबाकर बिना ज्यादा बात किए कृष्ण की हाँ में हाँ मिला दें। अगर आप भी इस फूल्स चॉइस की शिकंज में पले बड़े हो तो मेरे दोस्त, आपके पास एक तीसरी राह भी है जहां पर आप खुलकर ऑनेस्ट और साथ ही रेस्पेक्टफुल भी हो सकते हो। इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे इस तीसरी राह को चुनकर उस पर चल सको। इसका पहला स्टेप है कि हमें अपने दिल से शुरुआत करना होगा। हमें ये मानना बंद करना होगा कि दूसरे ही हर प्रॉब्लम का जड़ है, क्योंकि हमें चाहे जैसा भी लग रहा हो, सच्चाई तो यह है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। और वैसे भी हम सिर्फ अपने आप को ही सुधार सकते हैं। हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि हमें सही में चाहिए क्या, खुद के लिए, दूसरों के लिए और हमारे रिलेशनशिप के लिए। आइए देखते हैं कि कृष्ण और उसके पापा के लिए ये कैसा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि पापा या अपनी गलती समझे, और ये स्टे ओवर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम काफी लंबे समय से इसका प्लान कर रहे थे। पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे फैमिली टाइम की परवाह नहीं है। मैं तो अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी और अच्छे रिलेशन में रहना चाहता हूँ, जहां बहुत ओपनली कॉन्वर्सेशंस कर पाए और बजाय मुझे छुपाने के वो मुझे अपने प्लान बहुत कंफर्टेबली बता पाए। इसके बाद हमें पूछना होगा कि हमारा बिहेवियर कैसा है। क्या हम कॉन्वर्सेशन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सामने वाले को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम किसी झगड़े को अवॉइड करने के लिए चुपचाप बैठे हैं। ये समझने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। शायद कृष्ण अपने पापा को सही डेट याद नहीं रखने की वजह से पनिश करने की कोशिश कर रहा है और उसके पापा कॉन्वर्सेशन जीतने की कोशिश। तो अगर हमें वही चाहिए जो हम सही में चाहते हैं, हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? ये सवाल पूछने पर हमें हमारे गोल्स याद आएंगे और ये हमारे ब्रेन को इशारा करेगा कि हमें कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है, बल्कि ये एक सोशल इशू है। जब ऐसा होगा तब खून वापस हमारे दिमाग में लौट आएगा। इस बार हमें ध्यान रखना होगा कि हम फूल्स चॉइस की गिरफ्त में ना आ जाएं और याद रखें कि हम हमेशा डायलॉग में रह सकते हैं। पर डायलॉग में रहने का मतलब क्या है? डायलॉग में रहने का मतलब है कि हर कोई खुलकर अपने थॉट्स और फीलिंग्स शेयर कर पा रहा है ताकि सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बाहर आ सके। एक बार हमें ये समझ आ जाए कि हमें सही में चाहिए क्या, वी हैव टू लर्न टू लुक। किसी भी कॉन्वर्सेशन में 2 चीजें मैटर करती हैं, कंटेंट यानी जिस चीज के बारे में बात किया जा रहा है, और कंडीशंस माने लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, लोग किस टोन में बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। हमारे एग्जाम्पल में कृष्ण की रात का प्लान कंटेंट है और उसके पापा का गुस्सा होना कंडीशंस। तो हमें देखना क्या है? पहला ये कि कॉन्वर्सेशन अनहेल्दी हुआ कब और हम कब डायलॉग से बाहर आ गए। इसके कुछ साइंस हैं, जैसे गुस्सा होना, ओवर रिएक्ट करना या बहुत शांत हो जाना। आइए देखते हैं कृष्ण और उसके पापा के कॉन्वर्सेशन में ये मोमेंट कौन सा था। पर मैंने तो आपको ये स्टे ओवर के प्लान के बारे में एक वीक पहले ही बता दिया था। नहीं, मुझे मत सिखाओ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि तुम अपने दोस्तों के पास अगले वीकेंड जाने वाले थे। नहीं पापा, मैंने आपको स्पेसिफिकली इस वीक के प्लान के बारे में बताया था। आप चीजें लिख के क्यों नहीं रखते हो? ठीक यहाँ पर कॉन्वर्सेशन आम से क्रूशियल हो चुकी है, क्योंकि कृष्ण को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर जब हम इन मोमेंट्स में होते हैं तब ये इतना आसान नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने ही फीलिंग्स में इतना उलझ जाते हैं कि हम दूसरों की फीलिंग्स पर ध्यान ही नहीं देते।
जैसे कि कृष्ण के पापा को डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ और अब वो उसी फीलिंग पर रिएक्ट कर रहे हैं, ना कि ये ध्यान देना कि कॉन्वर्सेशन ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जितना समय हम इसे रियलाइज करने में लगाएंगे, हमारे लिए डायलॉग में वापस आना उतना ही टफ हो जाएगा। दूसरा, हमें ध्यान देना होगा कि सेफ्टी कब रिस्क पर है। यहाँ पर सेफ्टी से हमारा मतलब है कि हर कोई अपने थॉट्स और फीलिंग्स बाहर लाने के लिए सेफ फील करे। जैसे कि हमने पहले बोला था, किसी भी कॉन्वर्सेशन के दो पार्ट्स होते हैं, कंटेंट और कंडीशंस। एक बार हमें समझ आ जाए कि कॉन्वर्सेशन क्रूशियल हो चुका है, हमें कंटेंट और कंडीशंस दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। आइए एक नया उदाहरण देखते हैं जहां पर कोई हमें क्रिटिकल फीडबैक दे रहा है। अमन, यहाँ भाई एक बार थोड़ी बात करनी है तेरे से। अमन, हम ये नोटिस करें कि हम जो भी लेफ्ट ओवर फूड फ्रिज में रख रहे हैं तो सब खा जाता है भाई, और हम जब बाद में ढूंढने जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। यूजुअली ये ठीक है, बट तुझे एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए कि तू खा रहा है। अब अगर हमें ये भरोसा है कि सामने वाला तो हमारा भला ही चाहता है, तो हम कठिन से कठिन फीडबैक भी ले पाते हैं। तुम सही हो, मैं समझ सकता हूँ ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। मैं आगे से ये रिपीट नहीं करूंगा। पर अगर हम लोगों के मोटिव्स को ही ट्रस्ट नहीं करते, या हमें लगता है कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो चाहे कुछ भी बोल लें, हमें उनकी हर बात पर थोड़ा शक तो हर समय रहेगा। भाई, तू खाने को लेकर इतना बड़ा डील क्यों बना रहा है? मैं तुझे पे कर देता हूँ, मैं जितना भी ड्यू हूँ। फालतू का मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट मत कर। इसका मतलब यूजुअली कंटेंट की वजह से सेफ्टी रिस्क पर नहीं होता, कंडीशंस की वजह से होता है। सेफ्टी रिस्क पर होने का एक और इशारा यह भी है कि क्या लोग साइलेंस या वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। साइलेंस कई रूप में मौजूद हो सकता है। हो सकता है कि लोग अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हों, या वो कॉन्वर्सेशन से दूर हट जाएं, या वो कॉन्वर्सेशन में आना ही ना चाहें। वायलेंस भी अनेक रूप में मौजूद हो सकता है। लोग कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करने की, अपने ओपिनियन दूसरों पर थोपने की, या दूसरों को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सेफ्टी पर ध्यान रखना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब लोग अनसेफ फील करते हैं, हो सकता है वो हमें गालियां दे या हमारे साथ गंदा व्यवहार करे, जिससे हमें ही गुस्सा आ जाए और हम जले पे नमक छिड़कने लग जाएं। इसलिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि स्ट्रेस में हम क्या करते हैं। क्या हम साइलेंट हो जाते हैं या वायलेंट? एक बार हमें समझ आ गया कि लोग सेफ नहीं फील कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन को वापस सेफ कैसे बना सकते हैं। आइए 3 अलग सिचुएशंस को देखते हैं। अगर हमें रियलाइज हो चुका है कि हमसे ही गलती हुई है, तो हमें सिंपली माफी मांग लेनी चाहिए। अगर हमें लगने लगे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तब हमें कॉन्ट्रास्ट करना होगा। इस केस में सामने वाला इंसान हम जितना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा हर्ट महसूस करने लगता है। हमें क्लैरिफाई करना होगा कि हम क्या मीन नहीं करते थे, कि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और हमारा असली पर्पस क्या है। ये याद रखना जरूरी है कि हम यहाँ माफी नहीं मांग रहे, सिर्फ क्लैरिफाई कर रहे हैं। देख भाई, बात समझ, मैं तुझे कुछ खराब करने के लिए ब्लेम नहीं कर रहा, और मैं जानता हूँ तू किसी का हार्म भी नहीं चाहता। बट इन मोमेंट्स में जब मुझे भूख लगती है और मुझे खाना नहीं मिलता, मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता हूँ। अगर ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ना ही किसी को डिसरेस्पेक्ट किया गया है, बल्कि लोगों का पर्पस ही सेम नहीं है, तो हमें एक कॉमन पर्पस क्रिएट करना हो। देख भाई, मेरा ये मानना है कि क्योंकि हम इतने क्लोज और एक फैमिली की तरह ही है, तो कौन क्या खाना ला रहा है और कौन खा रहा है, हमें उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हम 4 स्टेप्स में कर सकते हैं, जिसे हम क्रिप कहकर याद रखते हैं। पहले हमें कमिट करना होगा कि हम एक ऐसा पर्पस ढूंढना भी चाहते हैं जो सबको सूट करे। देख, हमें कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें हम दोनों आगे। एब्सोल्युटली। फिर हमें लोगों के स्ट्रैटेजी के पीछे का पर्पस समझना होगा। कई बार हम असल में ये बोलते हैं कि हमें कैसे कुछ मिल सके, इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि हमें चाहिए भी क्या। मैं तो ऐसा ही फील करना चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ, और मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मेरे घर पे हर वक्त क्या है खाने को मेरे लिए, और मुझे भी ऐसे ही रहना है जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। पर अगर मेरे भाई ने भी ऐसा कुछ किया होता तो उसे भी मैं ऐसा ही बोलता। इसके बाद आता है कॉमन पर्पस को इन्वेंट करना। कई बार हमारे असली गोल्स शेयर करने पर हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारे गोल्स तो बाकी लोगों से सेम ही है। ओह, मैंने तो रियलाइज नहीं किया, तो अपने भाई को भी ऐसे ही बोलता, और ये भी कि तुझे भी वही फीलिंग चाहिए कि तू अपने फैमिली के साथ रह रहा है। और अगर वो सेम नहीं है, तो हमें एक दूसरा बेहतर गोल ढूंढने की कोशिश करनी होगी। यूजुअली ये बेहतर गोल लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने पर निकल कर आता है। फाइनली, एक बार हमने जब ये नया गोल इन्वेंट कर लिया, तब हमें उस गोल को अचीव करने के अलग अलग रास्ते ब्रेनस्टॉर्म करने पड़ेंगे। हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं अगली बार से तुझसे पूछूं। एक बार हमने दूसरों के लिए खुलकर बात करना सेफ बना दिया है, हमें इंश्योर करना होगा कि हम भी डायलॉग में रह सकें, इवन इफ हम एंग्री, हर्ट या स्कैर्ड फील कर रहे हों। जब भी हम कोई हाई स्टेक सिचुएशन में होते हैं, हम कई बार दूसरों को ब्लेम करते हैं कि वो हमें ऐसा महसूस करा रहे हैं, पर इमोशंस ऐसे ही पैदा नहीं होते। दूसरे हमारा दिमाग खराब नहीं करते, हम ही हैं जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब भी हम कोई इमोशन फील करना चालू करते हैं, हम इनमें से 3 वेज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस बात से अनजान होना कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे इमोशंस को दबाकर डायलॉग में वापस आने की कोशिश करना, पर वो दबे हुए फीलिंग्स कभी ना कभी तो वापस निकल के आएंगे ही, और तब वो डायलॉग की कोई भी पॉसिबिलिटी को खत्म कर देंगे। या फिर हम हमारे इमोशन से छुपने की कोशिश ना करें और ऐसा बिहेवियर चूज करें जो हमें वो रिजल्ट्स दे जो हमें चाहिए। क्लियरली ये आखिरी वाला करना मच मोर हार्डर है, और हम वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दूसरों के कुछ बोलने या करने और हमारे इमोशंस फील करने के बीच में कुछ और भी मौजूद है? हाँ, वो मिसिंग स्टेप है जो स्टोरी हम खुद को कहते हैं।
हम बेसिकली ये गेस मारते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके बारे में हमें कैसा फील होना चाहिए। ध्यान देना कि मैंने हमारे दिमाग के बोले हुए स्टोरी को गेस कहा है, क्योंकि असल में वो गेस ही है। चाहे हम जितना भी कन्विंस क्यों ना हो कि हमारी स्टोरी ही हकीकत है, किसी भी एक्शन के पीछे कई रीजंस पॉसिबल हैं। कृष्ण को तो शायद फैमिली टाइम की परवाह ही नहीं है। अब आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट है उसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि कृष्ण के पापा खुद को सही स्टोरी बोल रहे हैं? तो हम हमारे पाथ टू एक्शन को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ देखना या सुनना, उसके बेसिस पे खुद को एक स्टोरी बोलना, फिर उसकी वजह से कुछ इमोशंस फील करना एंड फिर उन इमोशंस पे एक्ट करना। एक बात याद रखना जरूरी है कि हम खुद को ऐसी कहानियां तुरंत बोल देते हैं बिना ये रियलाइज किए कि ऐसा हो भी रहा है, और एक बार हमने खुद को कोई कहानी बोल दी फिर वो हमारे बिहेवियर और हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती है। मतलब कि अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए हमने जो खुद को कहानी बोल रखी है उसके बारे में हमें फिर से सोचना होगा। इसका पहला स्टेप है हमारे पाथ टू एक्शन को रिट्रेस करना, जिसका मतलब है पहले हमारे एक्शंस को ऑब्जर्व करना, फिर हमारी फीलिंग्स को महसूस करना, हमारे स्टोरीज को एनालाइज करना और फाइनली फैक्ट्स पर वापस आना। हमें ध्यान देना होगा कि क्या हम साइलेंट या वायलेंट हो रहे हैं। अगर हम खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें ऑनेस्टली देखकर सही एक्शंस कभी नहीं ले पाएंगे। काफी सारे लोग अपने ही फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं और मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं जैसे आम शब्द ही यूज करते हैं। अपने इमोशंस को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करने का एक एग्जांपल है ये बोलना कि मैं चीटेड फील कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हूं। अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ये समझना बहुत हार्ड है कि हम महसूस भी क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम एक रिच वोकैबुलरी यूज करें। एक बार हमें समझ आ गया कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमें खुद से पूछना होगा कि वो कौन सी स्टोरी है जो हमें ऐसा फील करा रही है। इस स्टेप पर बहुत जरूरी है ये सोचना अवॉइड करना कि हमारी स्टोरी ही रियलिटी है। जो कहानी में अपने आप को बोल रहा हूँ वो ये है कि कृष्ण को तो फैमिली टाइम की कोई परवाह ही नहीं है। फाइनली हमें फैक्ट्स पर वापस आना होगा। जो स्टोरी हम खुद को बोल रहे हैं अगर हम उसे रियलिटी में देख नहीं पा रहे तो वो बस हमारा एक कंक्लूजन है, कोई फैक्ट नहीं। पर कृष्ण तो बोल रहा था कि उसने मुझे इस प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया था, क्या मैं सही में भूल गया था? खासकर हमें 3 क्लेवर स्टोरीज से बचकर रहना होगा। ये ऐसी स्टोरीज हैं जो हम खुद को बोलने में माहिर हो चुके हैं, जिससे हमें हमारे बारे में अच्छा महसूस हो, हम सारा ब्लेम अवॉइड कर सके और हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े। पहला, विक्टिम। यहाँ हम ये बोलते हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं थी। इस समय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। दूसरा, विलेन। यहाँ हम दूसरों पर सारी गलती थोपने की कोशिश करते हैं ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ही जाए। और तीसरा, हेल्पलेस। यहाँ हम फूल्स चॉइस को चुन लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि हम कुछ और कर ही नहीं सकते थे। एक बार हमने खुद के फैक्ट्स और स्टोरीज को आइडेंटिफाई कर लिया, हमें खुद को क्लेवर स्टोरीज बोलना बंद करना होगा और वो स्टोरीज बोलना शुरू करना होगा जो हमें डायलॉग में वापस ला सके। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, विक्टिम्स को एक्टर्स में बदलना। यानी कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट करने में हमारा भी कोई रोल रहा होगा। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करने में मैं अपने रोल को इग्नोर करने का ढोंग कर रहा हूं। दूसरा, विलेंस को ह्यूमंस में बदलना। हमें खुद को पूछना होगा कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो कोई लॉजिकल एंड डिसेंट पर्सन क्यों करेगा। यहाँ हम दूसरों का गिल्ट नहीं कम करना चाह रहे, बल्कि हमारे जजमेंट को एम्पैथी में बदलना और हमारे इमोशंस को सॉफ्टन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डायलॉग में वापस आ सके। तीसरा, हेल्पलेस को एबल बनाना। यहाँ हमें फिर से दिल से शुरुआत करना होगा एंड खुद को पूछना होगा कि हमें असल में चाहिए क्या, और खुद को हेल्पलेस बनने से रिफ्यूज करना होगा। हमारी स्टोरीज को मास्टर करने के बाद अब वक्त है खुद को एक्सप्रेस करने का। हाई स्टेक सिचुएशंस में हम काफी बार अपने व्यूज सही से एक्सप्रेस नहीं करते, जो लोगों को काफी हर्ट कर देता है। हम एक साथ ही ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हैं? हमारा पाथ स्टेट करके। हमें शुरुआत फैक्ट से करना होगा। जब हम इमोशंस में डूबे हुए होते हैं हम स्टार्टिंग ही हमारी स्टोरीज और कंक्लूजन से करते हैं, जो बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं है। हम यूजुअली चीजें एक बदले की भावना से बोलते हैं जो हमें खराब रिजल्ट्स की तरफ ले जाते हैं, और फिर हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि हम सच ही नहीं बोल सकते, जबकि फैक्ट सबसे लीस्ट कंट्रोवर्शियल होते हैं क्योंकि वो तो सच्चाई ही है। यहाँ हमारा गोल यही है कि दूसरे लोग समझ सके कि कैसे एक डिसेंट और लॉजिकल पर्सन हमारी स्टोरी सोच सकता है। फैक्ट सबसे लीस्ट इंसल्टिंग भी होते हैं, इसलिए वो नाजुक कॉन्वर्सेशंस के लिए एक सही शुरुआत दे देते हैं। अब समय है अपनी कहानी बताने का। फैक्ट्स केवल स्टोरी के साथ ही बताने का कोई पॉइंट है, क्योंकि स्टोरी के बिना हमारे फीलिंग्स की गहराई कभी कन्वे नहीं हो सकती। होपफुली आपने जो फैक्ट्स पहले स्टेट किया था उससे अब आपकी स्टोरी एटलीस्ट लॉजिकल तो लग रही होगी। अब हमें दूसरों को उनके फैक्ट्स और स्टोरीज के बारे में पूछना है। इस समय हमें बहुत ध्यान देकर सुनना होगा और नए इंफॉर्मेशन मालूम होने पर खुद को बोली गई स्टोरीज पीछे छोड़ने के लिए रेडी रहना होगा। इस प्रोसेस के दौरान बहुत जरूरी है कि हम टेंटेटिवली बात करें, यानी हम एक्सेप्ट करें कि हमारी स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी है और पूरी सच्चाई नहीं। बिना ये किए हो सकता है कि हम अपने ओपिनियंस दूसरों पर थोप कर उन्हें दबने या चुप होने पर मजबूर कर रहे हो। इसका मतलब बात करते हुए मुझे लगता है, शायद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि मुझे पता है।
आखिर में हमें दूसरों को शेयर करने के लिए एनकरेज करना होगा ताकि हम अपनी स्टोरीज टेस्ट कर सकें। मतलब जब हम दूसरों को अपनी बात बोलने के लिए इनवाइट करते हैं, हमें ये क्लियर करना होगा कि हम उनकी बात सही में सुनना चाहते हैं और हमें इंश्योर करना होगा कि लोग एक्सप्रेस करने के लिए कंफर्टेबल फील करें। इस समय हमारे बात करने का टोन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये नेचुरल है कि जब हम हमारा पाथ स्टेट करेंगे और दूसरों को इनवाइट करेंगे उनका पाथ स्टेट करने के लिए, हो सकता है कि लोग साइलेंट या वायलेंट हो जाएं। हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हर कोई डायलॉग में रहे? यहां काम आता है एक महत्वपूर्ण स्किल जो है लिसनिंग। 4 पावरफुल लिसनिंग स्किल्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इन्हें हम AMPP यानी एम्प से याद रखते हैं। पहले, सिलसिला चालू करने के लिए हमें लोगों को पूछना होगा और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना होगा। अगर केवल पूछने पर लोग ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो हम उन्हें मिरर कर सकते हैं, यानी हम उन्हें बोल सकते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। क्योंकि हमें उनके फैक्ट्स और स्टोरीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम सिर्फ उनके एक्शंस को स्टेट कर सकते हैं। इस समय बहुत जरूरी है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट और कंसर्न दिखाएं और हमारे वर्ड से ज्यादा हमारा टोन मैटर करता है। एक बार लोग शेयर करना चालू कर दें, हमने जो भी समझा है उसे समराइज करके हम और सेफ्टी बिल्ड कर सकते हैं। हमारा समरी छोटा रखना और हमारे खुद के वर्ड यूज करना जरूरी है। इससे लोगों को रेस्पेक्टेड फील होता है और उन्हें दिखता है कि हम उनकी बातों पर ध्यान दे रहे थे। यहाँ भी हमारा टोन बहुत मैटर करता है। अगर हर चीज करने के बावजूद सामने वाला इंसान ओपन अप नहीं हो रहा है तो शायद बेहतर यही है कि हम पीछे हट जाएं। इससे उनको रेस्पेक्टेड फील होगा, उन्हें उनका स्पेस मिलेगा और उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम सिर्फ उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने आए हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में एक अच्छा आइडिया है और थोड़ा और ट्राई करना वर्थ इट है, तो आप उन्हें प्राइम कर सकते हैं एक गेस मारकर कि वो क्या फील कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हम उनकी बातों से अग्री ना करें, तब क्या किया जाए? हमें याद रखना होगा कि किसी को समझने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे अग्री भी करें। हमारा मेन गोल यही जानना था कि लोग क्या फील कर रहे हैं और क्यों। इस पॉइंट पर जब दूसरों ने अपना पाथ स्टेट कर लिया है तो हो सकता है कि हम सोचने लगे कि अब रिस्पॉन्ड करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए भी 3 स्टेप्स है जिसे हम ABC से याद रख सकते हैं। भले ही हमें लगता हो कि हम सामने वाले से पूरी तरह से डिसएग्री करते हैं, पर यूजुअली हम उनसे काफी हद तक अग्री ही करते हैं। हमारी जिन बातों पर बहस होती है वो महज काफी छोटी ही होती है, बस हमने ही उसे अपने दिमाग में राई का पहाड़ बना रखा होता है। अब क्योंकि हम उनसे अग्री ही करते हैं बहुत हद तक, तो हमें उसी से शुरुआत करनी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें दूसरों की हर चीज में गलती निकालने के लिए रिवॉर्ड करता है। नेचुरली हम उसमें बहुत अच्छे हैं, पर अब ये जानते हुए कि हम अक्सर बहस छोटी ही बातों पर करते हैं, हमें अग्री करके उस पर बिल्ड करना चाहिए, केवल वही इंफॉर्मेशन ऐड करके जो हमें लगता है दूसरों से छूट गया। फाइनली, अगर हम दूसरों से डिसएग्री करते हैं तो हमें सिंपली स्टेट करना चाहिए कि हमारे पाथ्स अलग अलग हैं, ताकि उनको गलत ठहराना। हमें एक दूसरे के साथ हमारे डिफरेंसेस समझने और रिजॉल्व करने पर काम करना होगा। भले ही हमने सेफ्टी एस्टैब्लिश कर लिया हो और ये इंश्योर कर लिया हो कि हर किसी ने अपनी बात बाहर रख दी है, ऐसा फिर भी हो सकता है कि हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले। हर कॉन्वर्सेशन में 2 की मोमेंट्स होते हैं। शुरुआत जब हमें सेफ्टी एस्टैब्लिश करना होता है और अंत जब हमें लिए हुए डिसीजंस को क्लैरिफाई करना होता है। जस्ट क्योंकि सबको अपनी बात बोलने का अवसर मिला है, ये जरूरी नहीं है कि उन्हें डिसीजन लेने में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन लेने में कौन इन्वॉल्व होगा और क्यों। आखिर में, अगर कॉन्वर्सेशन के वक्त ये सब कुछ याद ना आए तो एटलीस्ट 2 चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। देखना कि कब सेफ्टी वायलेट हो रहा है और दूसरों के लिए सेफ बनाना कि वो कुछ भी कह पाए। अब ये सब बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है शुरुआत में, और सच बताऊं तो ये है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हमारा गोल यहाँ धीरे धीरे बेटर होना है और वो सिर्फ इनको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इसलिए आपको अपनी लाइफ में ऐसे मौके ढूंढने होंगे जहां आप इन स्किल्स को प्रैक्टिस कर सको, पर मुझे तो नहीं लगता कि आपको ढूंढने में ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये वीडियो क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस नाम के बुक से इंस्पायर्ड है। अगर ये वीडियो देखकर आपको मजा आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियोस बनाएं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ को किसी भी तरह से अफेक्ट किया हो तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर